वासियों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने कुछ ऐप्स ऐसे थे जिसको बैन किया था, जिसमें से पबजी था, अलग अलग और ऐप थे और एक ऐप जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था वो था टिकटॉक। टिकटॉक बैन हुआ। टिकटॉक बैन होने के बाद जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरा तो फ़ौरन उसके जैसे न जाने कितने ऐप आए, जैसे टका आया, चिंगारी आई। तो फिर सवाल यही था कि जब सेम चीज़ें यानी जो हुनर, जो कौशल जो हमारे हिंदुस्तान के लोग थे टिकटॉक पे दिखा रहे थे, अगर वो सेम चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर ही रहे तो फिर टिकटॉक में ऐसी क्या दिक्कत थी। ज़्यादातर लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, जिन्होंने ढूंढा उन्हें मिला भी नहीं। सवाल बस यही था कि इस ऐप को बंद क्यों किया गया। तो फिर इस ऐप के बंद करने का जो रीज़न निकल के सामने आया वो अपने आप में बड़ा डीप और बहुत खौफनाक साजिश के तहत था। दरअसल ये जो टिकटॉक था ये चाइनीज़ ऐप था, और चाइनीज़ ऐप जो टिकटॉक था उसका काम क्या था। ये टिकटॉक जब चाइना में देखा जाता और ख़ासकर जो चाइना के फ्रेंड्स हैं उन कंट्रीज़ में देखा जाता तो टिकटॉक पे वहाँ पे साइंस, एजुकेशन और अलग अलग चीज़ों जैसी कुछ सीखने को मिले, जिससे ज़िंदगी कुछ आगे बढ़े, जिससे उस देश की तरक्की हो, ऐसी चीज़ों को उस देश में प्रमोट किया जाता था। लेकिन इसके अलग जिस देश से उसकी बनती नहीं थी, जिस देश में वो चाहता था कि ये देश तरक्की ना करे, तो वहाँ पे नाच गाना, प्रेम प्रसंग, अश्लीलता, इन सारी चीज़ों को प्रचलित करता। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे, लड़के थे, लड़कियाँ थे, जिन्होंने अश्लीलता फैलाई और अच्छे खासे वो ग्रो कर गए टिकटॉक पे, चूँकि जो टिकटॉक था वो जानबूझ के प्रमोट कर रहा था। तो फिर सरकार की जब इस पर नज़र पड़ी तो फिर सरकार ने जब ये सारी चीज़ें और साजिश देखी तो फिर बंद किया। लेकिन तब तक ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी थी और इस चीज़ का जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं हम आज भी भुगत रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रेम प्रसंग निकल के सामने आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी नए नए उम्र के लड़के, खासकर जो अभी मेरी उम्र के हैं, जब वो चीज़ें देखते हैं तो देखने के बाद दिमाग में आता है कि ये चीज़ें तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई लड़की देखूँगा, उसे प्रपोज़ करूँगा, उसे नंबर दूँगा, उससे इंस्टाग्राम ID पे ऐड हो जाऊँगा। लड़कियाँ भी इस चीज़ में पीछे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर ये सारी चीज़ें, सस्ता इंटरनेट और ऐसा मिसयूज ना हुआ होता तो शायद आज एक ज़िंदगी बच गई होती और एक दूसरी ज़िंदगी जो काल कोठरी में जा रही है वो भी ना जाती। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है बाराबंकी के एक थाना लगता है देवा थाना, और इसी देवा थाने में एक जगह है चकहार। इसी चकहार की रहने वाले 17 साल के लड़के गोविंद यादव की है। गोविंद यादव अपने घर में सबसे छोटा। इनके पिता जो रामरूप यादव थे पेशे से किसान थे, अपने गांव में खेती वगैरह करते थे। इसी खेती से जो कुछ पैसे मिलते उसी पैसे से अपना पालन पोषण करते, अपने घर का पालन पोषण करते। इधर जो गोविंद यादव था, जब वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे 16-17 साल का होता है, तो होने के बाद गोविंद भी अपने घर में अपने माँ बाप के हाथ को बटाने लगता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। गांव वालों का तो ये तक कहना है कि अगर गांव में किसी के घर कोई प्रोग्राम पड़े, कोई फंक्शन पड़े, तो पिता भले ही लेट से पहुँचे लेकिन जो गोविंद यादव था ये टाइम से पहुँच जाता। यानी 16-17 साल में बेहद सामाजिक, बेहद मिलनसार, बेहद दिल का अच्छा, खुशमिजाज लड़का था गोविंद यादव। सारी चीज़ें ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। गोविंद गाँव में, आसपास के इलाकों में सबसे मिलता जुलता रहता। इसी बीच एक तारीख आती है 30 नवंबर साल 2022, यानी आज से करीब 9 महीने पहले की ये बात है। 30 नवंबर साल 2022 से पहले तक सारी चीज़ें गोविंद यादव के परिवार में एकदम ठीक। पिता पुत्र में प्रेम था, ना कोई कलह, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट। 30 नवंबर साल 2022 को जो गोविंद यादव था अपने घर से कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है और एक आध दिन लगेगा, उसके बाद मैं लौट आऊँगा। अब चूँकि होनहार लड़का था, अक्सर घर के सिलसिले में, काम के सिलसिले में दोस्तों यारों के साथ पार्टी वगैरह करने, किसी के घर कोई बारात वगैरह जाए तो वो भी जाता। तो फिर परिवार वालों को लगा कि ऐसे ही कोई काम होगा, किसी की कोई बारात होगी, ये जाना चाह रहा होगा। परिवार वाले रोकते नहीं, टोकते नहीं। गोविंद यादव निकल जाता है। 30 तारीख बीत जाती है, 31 तारीख होती है, माफ़ कीजिएगा 1 तारीख आ जाती है। 1 दिसंबर आता है। 1 दिसंबर अब कायदे से गोविंद को लौट आना चाहिए था, क्योंकि कोई भी बारात होगी रात भर के लिए होगी। 1 तारीख आ गई, गोविंद लौट के नहीं आया। अब इधर जब 1 तारीख आई और गोविंद लौट के नहीं आया तो फिर परिवार वाले परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ।
अब इधर सुबह तक इसको लौट आना चाहिए था, ये लौट के आया नहीं। इधर फ़ोन स्विच ऑफ। परिवार वाले अब थोड़ा सा और परेशान होते हैं। आसपास के दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं कि क्या गोविंद तुम्हारे साथ गया है, क्या तुम्हारे साथ किसी बारात में गया है या फिर किसी फंक्शन में गया। सभी से पूछा, सभी ने सेम जवाब दिया कि नहीं अंकल, हमारे साथ तो नहीं गया। अब जब सारे लोग मना करने लगे तो कहीं ना कहीं गोविंद के जो पिता थे रामरूप, वो और परेशान हुए कि कहाँ चला गया। अब नई उम्र का लड़का था तो मन में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ डांटा वगैरह हो, बुरा लग गया हो, घर छोड़ के चला गया हो। अब इसके बाद जब एक दिन और गुजर गया, यानी 1 तारीख बीत गया, तो परिवार वाले भी एकदम बदहवास हो जाते हैं। अब आसपास के लोगों से सबसे बताते हैं कि उनका जो बेटा गोविंद है वो कहीं चला गया है। तो अगर किसी के पास वो गया हो, जो कि अक्सर ऐसा होता है कि गांव में अगर कोई नाराज़ होता है तो उसी गांव का अगर कोई बाहर में रह रहा है, दिल्ली वगैरह, तो वो चला जाता है, वहीं पे मिलता जुलता है, कुछ दिन में घूम के लौट आता है। तो फिर गोविंद के पिता को भी यही लग रहा था कि जो गोविंद है वो शायद घर से नाराज़ है और नाराज़ होने की वजह से वो चला गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पूछताछ कर लेते हैं। अगर कोई कह देगा कि हाँ हमारे पास आया तो कम से कम मन को तसल्ली तो मिल जाएगी। यानी अब जो पिता थे वो अपने तरीके से हर जगह खोजबीन करते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जहाँ जहाँ वो जाता था और उस शख्स से। लेकिन 1-2 दिन गुजरने के बाद भी गोविंद का ना तो मोबाइल स्विच ऑन हुआ, ना ही गोविंद का कुछ पता चला। इधर जब 2 दिन गुजर गए तो कहीं ना कहीं परिवार वालों का भी दिल बैठने लगा और इसी में से किसी ने कहा कि एक काम करो, ये मामला पुलिस का है और पुलिस कंप्लेन कर दो। लिहाजा अब 2 दिन बाद गोविंद के गायब होने के जो पिता थे वो पहुंच जाते हैं देवा थाने और पहुंचने के बाद कंप्लेन दर्ज करते हैं और कहते हैं कि साहब मेरा जो 17 साल का बेटा गोविंद है वो गायब है। अब जब ये कंप्लेन दर्ज करते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाले पूछते हैं कि कब से गायब है, हुआ क्या था। तो पिता बताते हैं कि मुझसे कहता है कि कहीं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा आज या कल में, और तब से लौट के नहीं आया। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों के दिमाग में एक चीज़ जो निकल के सामने आती है कि जो लड़का है वो अपनी मर्ज़ी से बोल के गया है, तो हो सकता है कि घर वालों से कोई दिक्कत हो, नाराज़गी हो या फिर कोई और मामला हो और ये घर छोड़ के कहीं भाग गया हो। भागा है, शायद कुछ दिन रुकेगा, उसके बाद आ जाएगा जब पैसे वगैरह ख़त्म हो गए। लेकिन इधर कंप्लेन हुई थी तो जांच पड़ताल करनी थी। लिहाजा अब सबसे पहले जो पुलिस वाले थे परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या किसी ने कुछ डांटा फटकारा था। परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं डांटा। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आसपास किसी से कोई रंजिश या फिर किसी से कोई झगड़ा रहा हो। अब ये सवाल जब पुलिस वाले पूछते हैं तो पिता एकदम सन कहता है कि साहब हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी या फिर किसी से क्या रंजिश। इसके बाद फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि कहीं कोई लड़की वगैरह का तो चक्कर नहीं कि हो सकता है उसके साथ भाग गया हो। अब इस बारे में जब पिता से पूछा जाता है तो पिता फिर कहता है कि नहीं साहब, उसके पास ना तो कोई मोबाइल वगैरह था, जो था वो बहुत कम यूज करता था, और ना ही हमने किसी से बात करते या फिर गांव में ऐसी कोई चर्चा सुनी। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछ रहे हैं, जो पिता था वो सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे रहा। जवाब देने के बाद फिर पुलिस वाले सारी चीज़ सोचते हैं। सोचने के बाद पिता से कहते हैं कि ठीक है आप जाओ, हम उसको खोज देंगे। पिता इतना सुनने के बाद घर आ जाता है। पुलिस वाले अब अपने तरीके से खोजबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं कि लास्ट लोकेशन क्या है। साथ ही फिर अब आसपास के लोगों से पता करते हैं कि ये कहाँ जाता था, किससे मिलता था, किससे इसकी दोस्ती थी, किससे इसकी दुश्मनी थी, कोई लड़की वगैरह का चक्कर, आसपास की कोई लड़की गायब हो या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो पार्टी वगैरह करने गया हो। यानी तमाम तरह के सवाल पुलिस वाले अपने तरीके से पता कर रहे हैं। हर संभव सबूत, हर संभव चीज़ें जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिन गुजरते रहे, जो गोविंद था उसका कहीं से कुछ भी पता ना चला। इधर जब धीरे धीरे दिन गुजर रहा है, इधर गोविंद का पता नहीं चल रहा, तो पुलिस वालों के भी हाथ पाँव फूल रहे कि ये क्या मामला है। कायदे से अगर लड़का गायब होता तो 2-4-6 दिन में कहीं ना कहीं से भनक लग जानी चाहिए थी कि यहाँ गया, वहाँ गया। लेकिन यहाँ तो इतने दिन गुजर गए, 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया, ना तो लड़के का कहीं से कुछ पता चला, ना ही लड़के ने किसी से कांटेक्ट किया, ना ही इसकी किसी से दुश्मनी थी, ना ही किसी से ऐसी रंजिश या फिर कोई प्यार मोहब्बत का सीन। तो फिर लड़का गया कहाँ? पुलिस वाले एकदम अब भूसे के ढेर में सुई खोजने वाला काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, कैसे खोजना है ये भी नहीं पता। लिहाजा पुलिस वालों को जब हफ्ते भर बाद से कहीं से कुछ पता नहीं चला तो पुलिस वालों ने फिर आसपास के थानों में गोविंद की जो तस्वीर है
वो सर्कुलेट की, साथ ही आसपास के ज़िलों में भी सर्कुलेट की कि अगर कहीं से कोई ऐसा मामला या फिर मिलता जुलता कोई जिंदा या मुर्दा शख्स दिखाई दे तो आप एक बार ज़रूर हमें इत्तला करें। इतना करने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। वक्त धीरे धीरे निकल रहा और इसी बीच इस घटना के 10 दिन बीत जाते हैं और जैसे ही 10 दिन गुजरते हैं तभी एक फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन में, जो देवा थाना था वहाँ पे। फ़ोन एक दूसरे थाने से था और ये थाना दूसरे ज़िले यानी सीतापुर में था। दरअसल सीतापुर ज़िले से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला पुलिस ऑफिसर बताता है कि हमारे यहाँ एक डेड बॉडी मिली है 2 दिन पहले, हम इसको खोज रहे हैं और हमने अपने पूरे इलाके में पता कर लिया ये लाश हमारे इलाके की नहीं है। और चूँकि आपके इलाके का एक शख्स गायब है और जो लगभग अपनी उम्र वगैरह बताई है वो तमाम चीज़ें मैच कर रही, तो एक काम कीजिए, आप आइए और आने के बाद उनके घर वालों को लेके आइए और बॉडी की एक बार शिनाख्त करवाइए, हो सकता है कि उन्हीं का हो। अब इधर जब देवा थाने वालों के पास ये सूचना आई और पिछले 10 दिनों से देवा थाने के जो पुलिस ऑफिसर थे अपने हर संभव कोशिश करके हार चुके थे, कहीं से कुछ खबर नहीं थी, जिंदा या मुर्दा कहीं से कुछ नहीं मिला, तो फिर उन्हें लगा कि काम करते हैं यहाँ ही चलते हैं, क्योंकि अब डूबते को तिनके का सहारा। लिहाजा देवा पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर थे वो रामरूप यानी गोविंद यादव के फादर को लेते हैं। लेने के बाद पहुँच जाते हैं सीतापुर और वहाँ पर जाते हैं और उस डेड बॉडी की पहचान करवाते हैं। डेड बॉडी के पास जैसे ही पिता और देवा थाने के लोग जाते हैं तो बॉडी की हालत और जब उसके बारे में सुनते हैं तो सुनने के बाद सबकी रूह कांप जाती है। दरअसल इसी सीतापुर ज़िले में एक नहर है, शारदा नहर, और ये जगह थी मुबारकपुर कला। इसी मुबारकपुर कला के शारदा नहर के पास 8 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी लगभग सड़ चुकी थी। ठंडी का महीना था तो थोड़ी बहुत चीज़ें गली मत में थी। उसके चेहरे को तेजाब से बुरी तरीके से जलाया गया था और उसके चेहरे पे इतना तेजाब डाला गया था कि जो मांस है, जो चमड़ा है, वो सारी चीज़ें हट जाए और महज खोपड़ी और हड्डियां दिखाई देने लगे, यानी चेहरे से उस शख्स की पहचान हो ही ना सके। बॉडी पे जगह जगह चोट के निशान थे। लगभग बॉडी अंदर से सड़ चुकी थी तो और भयानक लग रही थी, यानी जिसने भी इसका कत्ल किया है, और देखने से लग गया कि मामला कत्ल का है क्योंकि तेजाब गिराया गया था, तो जिसने भी इस आदमी का कत्ल किया है उस आदमी ने इस शख्स को बहुत बेरहमी से मारा है, यानी शायद बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। अब इस लाश को गोविंद के फादर को दिखाया जाता है। शकल से तो पहचान पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जब डेड बॉडी के कपड़े गोविंद के फादर देखते हैं तो देखने के बाद वो दहाड़े मार के रोने लगते हैं। साथ ही कहते हैं कि साहब यही मेरा बेटा गोविंद है। अब बॉडी की पहचान हो चुकी थी, जो मरने वाला लड़का था वो गोविंद ही था। उसके बाद अगले दिन पोस्टमार्टम वगैरह करवा ही दिया गया था। लाश गोविंद के फादर के हवाले कर दी गई। लाश घर पे लाती है परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल। उसका अंतिम संस्कार कराया गया जैसे तैसे करके। उसके बाद फिर अब मामला पूरा पलट चुका था। पहले ये लगा कि लड़का कहीं भाग गया, फिर ये लगा कि कहीं कोई हादसा हो गया, और अब तो 10 दिन बाद उस लड़के की लाश मिल गई। यानी अब ये मामला पूरा का पूरा कत्ल का बन चुका था। अब दिसंबर महीने में फिर से फादर से कहा जाता है कि अब गुमशुदगी हटा के आप कत्ल के मामले में FIR दर्ज कीजिए। अज्ञात लोगों के खिलाफ पिता ने दर्ज किया। पुलिस वालों ने फिर से जांच पड़ताल शुरू की। फिर से वही तरीका अपनाया कि किससे दुश्मनी थी, किससे दोस्ती थी, किससे संबंध था, कहाँ ये जाता था, कहाँ ये उठता बैठता था। परिवार वालों से पूछताछ, आसपास के लोगों से पूछताछ, दोस्तों से पूछताछ, सगे संबंधियों से पूछताछ, स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, यानी हर उस जगह जहाँ जहाँ अब गोविंद यादव जाता था, हर उस जगह पे पुलिस वाले अपने घोड़े खोल चुके थे। हर जगह हाथ पाँव मार रहे थे। वक्त निकल रहा था। गोविंद पहले तो मिल नहीं रहा था और अब कहाँ गया था, कैसे उस जगह पे पहुँच गया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। इधर जो गोविंद के पिता थे अब तो लगातार थाने के चक्कर लगाने लगे, क्योंकि उनके जवान लड़के का कत्ल हुआ था। पहले तो पुलिस वालों के ऊपर शक उठा, कितने दिन से आप खोज नहीं पाए, 10 दिन बाद आपको लाश मिली, और ये लाश वहाँ पे पहुँची कैसे, इसका कत्ल कहाँ हुआ, क्राइम सीन कहाँ है, अभी तक पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। यानी एक तलाश जो जिंदा शख्स से शुरू हुई, 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी उसके घर से लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूर मिली। अब ये शख्स वहाँ पे पहुँचा कैसे, जिंदा पहुँचा या फिर मार के वहाँ लाश फेंकी गई, उस सीतापुर से इसका क्या संबंध है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं।
पुलिस वाले अपने तरीके से खोजबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। इधर वक्त था कि धीरे धीरे निकलता रहा। दिसंबर से ये मामला शुरू हुआ था, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया। इधर धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा तो कहीं न कहीं मामला भी अब तूल पकड़ रहा। जो आला दर्जे के ऑफिसर थे वो भी अब इस मामले में इंटरेस्ट लेने लगे कि इतने टाइम हो गए, अभी तक ये मामला सुलझा नहीं। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने तक पुलिस वालों ने हर संभव कोशिश कर ली, हर संभव हाथ पाँव मार लिया, हर संभव इधर उधर जितनी भी टेक्नोलॉजी लगानी थी वो तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन कहीं से भी कोई भी ऐसा क्लू, कहीं से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जहाँ से इस मामले में थोड़ी भी तरक्की हो। पुलिस वाले मामला सुलझा नहीं पा रहे, वो अलग परेशान, पिता बेचारा अलग परेशान कि उसके बेटे का कत्ल हुआ, उसको तो ये तक नहीं पता कि दुश्मनी किससे क्या थी, तो फिर मामला क्या है। अब लगभग जब 6-7 महीने गुजर गए और मामले में कुछ तरक्की नहीं हुई, तो वहाँ के जो एसएसपी थे, आशुतोष मिश्रा हैं शायद इस टाइम, उन्होंने फिर इस मामले को एक तरह से अपने संज्ञान में लिया। और ये बात है जुलाई की। जुलाई महीने में लगभग 8 महीने बाद उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया। लेने के बाद वो कहते हैं कि काम करते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल अब मेरे इशारे पे आप लोग कीजिए। सारे थाने वालों ने कहा कि ठीक है, फिर पूछिए कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि हमने सारी टेक्नोलॉजी लगा ली, हमने तमाम कोशिशें कर ली, हमने सारे मुखबिर एक्टिव कर लिए, लेकिन जब हमें कहीं से कोई तरक्की नहीं मिल रही है तो शायद अब हमें टेक्नोलॉजी वगैरह छोड़ के पुराने तरीके से काम करना चाहिए, यानी जो पुलिस का प्रिमिटिव वे है, प्राचीन तरीका, उसके हिसाब से। थाने वालों ने कहा कि ठीक है। अब इस पे एसएसपी साहब कहते हैं कि काम करो, उस गांव में फैल जाओ और गांव वालों का भरोसा जीतो। साथ ही अब उस नंबर की कॉल डिटेल फिर से निकालो, और आमतौर पे कॉल डिटेल में हम लास्ट की कुछ कॉलें जो चेक करते हैं, उसे ना चेक करके पूरे दिन की कॉल चेक करो। ये चेक करो कि कौन सा ऐसा नंबर था जो शायद पहली बार आया हो, क्योंकि ये गया था तो किसके साथ गया था। अब ये तमाम चीज़ें जब आशुतोष मिश्रा कहते हैं तो फिर पुलिस वाले फिर से कॉल डिटेल तो थी, उसको बारीकी से चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पहली बार आया हो। क्योंकि आमतौर पे पुलिस वाले जो जांच करते हैं उनके जांच करने का तरीका यही होता है कि कौन से नंबर पे सबसे ज़्यादा बार बात हुई है, कौन सा ऐसा नंबर है जो क्राइम डेट या क्राइम सीन से थोड़े टाइम पहले हुआ हो, क्राइम टाइम पे। लेकिन इस बार जांच का जो आयाम था वो पूरी तरह बदल चुका था। कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे 2-3 दिन में कभी एक ही बार कॉल आया हो, यानी जिस तारीख को ये गायब हुआ उससे 2-3 दिन पहले भी कोई ऐसा नंबर था जिससे सिर्फ एक बार कॉल आया हो। कौन कौन ऐसा था जिससे इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसका कहीं कोई लड़की से अफेयर, या फिर अफेयर छोड़िए तो कोई ऐसी लड़की थी जो इसे पसंद हो, किसी से इसने कुछ उधार वगैरह लिया था, किसी से इसकी कभी साइकिल भी लड़ी थी, या फिर कहीं छोटा मोटा विवाद हुआ हो, किसी से मैच, क्रिकेट मैच में इसका झगड़ा तो नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें आशुतोष मिश्रा कहते हैं कि आप पता करो। अब इस बारे में जब आदेश हुआ तो पुलिस वालों ने भी गांव वालों में जांच पड़ताल करनी शुरू की कि जो गोविंद यादव नाम का लड़का है, कभी क्रिकेट में किसी से कोई दुश्मनी हुई हो, किसी से इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे किसी से कोई दुश्मनी या दोस्ती सीतापुर जैसी जगह पे, कौन सा ऐसा नंबर था जो आखिरी बार कॉल किया गया हो, कौन ऐसा था जो उस क्राइम सीन या फिर उस क्राइम टाइम, यानी जिस टाइम ये घटना हुई 30 नवंबर को, अपने गांव में नहीं था, किसी से इसका कहीं शादी विवाह में तो कोई विवाद नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले पूरे जुलाई भर इकट्ठा करते हैं तो एक चीज़ निकल के सामने आई, और वो चीज़ थी कि ये जो लड़का है मरने वाला गोविंद यादव, इसको उस दिन एक पीसीओ कॉल आया था। कॉल बामुश्किल 5 से 6 सेकंड चला था, तो शुरुआत में पुलिस वालों की नज़र उस पर नहीं पड़ेगी, हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। लेकिन उसके बाद जब 7 महीने गुजर गए, कोई क्लू नहीं मिला, इधर एसएसपी साहब का आदेश हुआ, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि अब इस नंबर के बारे में भी पता करते हैं। तो जब पता किया तो पता चला ये नंबर कहीं दूर का नहीं, पास के ही इलाके का है। अब जब पास के ही इलाके का नंबर, तो फिर पुलिस वाले थोड़ा सा चेतन कि पास में कौन ऐसा था जो पीसीओ कॉल कर दिया इसको। इसके बाद फिर उस पीसीओ कॉल किसने किया इसके बारे में डिटेल निकाली गई। तो जब डिटेल निकाली गई तो वहाँ से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत क्लू मिल गए थे। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले पता कर ही रहे थे, इसी दौरान एक लड़के से एक सूचना मिली कि ये जो लड़का था मरने वाला है, एक लड़की को पसंद करता था, और उस लड़की को इसका एक दोस्त भी पसंद करता था। और जिस टाइम ये घटना हुई उस टाइम वो दोस्त गायब भी था। तो एक ऐसी बात अब इतने दिनों बाद पता चली। पुलिस वाले अब देर करते नहीं, उन्हें भी लग गया कि काम करते हैं, इस दोस्त से भी पूछताछ कर लेते हैं। फ़ौरन उस दोस्त को उठाया गया। उठाने के बाद अब
9 महीने बीत चुके थे, यानी अभी ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले जब उस दोस्त से पूछताछ की गई तो फिर काफ़ी पूछताछ में उस शख्स ने अपना एक बालिग जुर्म किया और पूरी कहानी सुनाई। और इस कहानी के हिसाब से कुछ टाइम पहले गांव में एक बारात आई थी। बारात में कुछ लड़कियां भी आई थी और इसी लड़की में से ये दोनों दोस्त थे। एक दोस्त गोविंद और दूसरा इसी की उम्र का लगभग 17 साल का लड़का, नाम तो ले नहीं सकता था, एक नाम आप दीपक मान लीजिए। तो दीपक और गोविंद दोस्त बचपन से साथ उठे बैठे, एक साथ पढ़ा लिखा, एक साथ स्कूल गए, एक साथ सब कुछ किया। और जिस दिन बारात आई थी दोनों एक साथ सज धज के बारात में पहुँचते हैं, एक साथ पूरे बारात का मज़ा लेते हैं। और इसी दौरान इन दोनों की नज़र एक लड़की पे पड़ी। दोनों ही उस लड़की को पसंद करने लगे। पसंद करते करते इन दोनों के बीच ये हो गया कि अब इस लड़की को प्रपोज कौन करेगा। फिर दोनों ने कहा कि अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। गोविंद ने भी ट्राई किया, उस लड़के ने भी ट्राई किया, यानी दीपक ने जब ट्राई किया तो दीपक से तो महज दोस्ती हुई, लेकिन लड़की जो थी वो गोविंद को अपना दिल दे बैठती है। अब गोविंद उस लड़की के साथ आए दिन मिलता, बातचीत करता। मोबाइल फ़ोन था नहीं तो जैसे तैसे करके कभी इस फ़ोन से कभी उस फ़ोन से। अब ये चीज़ें जब दीपक को पता चली तो कहीं ना कहीं दीपक के मन में अब जलन हो गई। दीपक हर कीमत पे उस लड़की को पाना चाह रहा था और उसे लग गया कि जब तक गोविंद जिंदा रहेगा उस लड़की से मेरी बात नहीं बनेगी। इसीलिए अब उसने फैसला कर लिया कि अब गोविंद को मार दूंगा, लेकिन मारूं कैसे? मेरी उम्र का है, अगर मैं उसको मारता हूं तो शायद ना मार पाऊं, और अकेले लाश ठिकाने लगाना, ये तमाम चीज़ें करना होगा कैसे? लिहाजा वो बैठ के आराम से सोचने लगता है कि क्या करूं। और उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है कि एक काम करता हूँ, कुछ लोगों को और शामिल कर लेता हूँ ताकि जब मैं कत्ल करूँ तो मेरे साथ रहे। अगर मुझसे ना हो पाए तो वो लोग कर दें, फिर बॉडी ठिकाने लगा दें। लेकिन कौन ऐसा होगा जो दूसरे के मामले में आके कत्ल करे, वो भी आज के टाइम में? अब या तो दोस्ती में हो या फिर पैसे की वजह से हो। किसी से इसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी नहीं कि कर दे, लिहाजा फिर मामला बचा पैसे का। लेकिन इसके पास अब पैसे भी नहीं, तो अब ये क्या करे? इसलिए फिर ये चोरी करने का फैसला करता है। और ये चोरी कहीं और नहीं, अपने ही घर में। ये अपने घर में बाकायदा अपनी माँ की सोने की चैन को चुराता है, उसे बेचता है। बेचने के बाद पैसे इकट्ठा करता है, उस पैसे से 2 लोगों को और तैयार करता है। तैयार करने के बाद फिर गोविंद से कहता है एक दिन पहले, यानी 29 तारीख को, कि 30 तारीख को चलना है कहीं पे और वहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं। इशारे में गोविंद समझ गया कि मज़ेदार चीज़ों का मतलब क्या। गोविंद भी तैयार, वो कहता है कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आ जाना। अब फ़ोन करूँगा तो फिर इसे पता था कि अपने नंबर से फ़ोन करूँगा तो फंस जाऊँगा। लिहाजा फिर ये पीसीओ से कॉल करता है और बहुत साजिश के साथ मैच 5 सेकंड कॉल, ताकि लगे कि रॉन्ग नंबर था। उस 5 सेकंड की कॉल में कहता है कि गोविंद बाहर आ जाओ। गोविंद इतना सुनता है, जहाँ पे ये लोग पहले मिलते थे उस अड्डे पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद वहीं से उसका मोबाइल कुछ बातचीत के सिलसिले में ले लेता है, उसको स्विच ऑफ कर देता है ताकि लोकेशन ना मिले। फिर गोविंद को लेके ये निकल जाता है सीतापुर अपने बाकी और दोनों दोस्तों के साथ। वहाँ पे इसी मुबारकपुर कला के पास, शारदा नहर के पास, गोविंद के ऊपर अब ये अचानक से हमला करता है। इससे पहले कि गोविंद को समझ पाए, ये तीनों लोग मिलकर गोविंद का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद बॉडी को, चूँकि ये भी था कि चेहरे की पहचान न हो और ये लाश गुमशुदगी की ही रहे, चेहरे को बाकायदा तेजाब से जलाते हैं। जलाने के बाद वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ से फिर भाग आते हैं अपने अपने घर पे। लगातार 9 महीनों तक उस परिवार के साथ ये लोग जुड़े रहते हैं, या इन गोविंद के फादर के साथ लगातार सिंपैथी देते हैं। लगातार ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। 9 सालों बाद, यानी 9 महीनों बाद, यानी इसी अगस्त महीने की लगभग 28 तारीख को, 28 या 29 तारीख को ये पूरा मामला सुलझा। तो कहीं न कहीं पिछले 4 दिनों तक जो रामस्वरूप जी के घर पे आ रहा था, उनके बेटे का हमदर्द बन के वही कातिल निकल गया। और जैसा मैंने शुरू में आप लोगों से कहा कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं टिकटॉक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की देन है, कि प्यार अब इस कदर हावी हो गया। पहले लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, पसंद करते थे, उसकी बिरह में रहते थे, उसके वियोग में रहते थे। लेकिन आजकल के टाइम में पाना है तो पाना है, बाई हुक बाई क्रुक, लड़के झगड़ के, छीन के, झपट के। पहले भी प्रेम था, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है इस लेवल के बहसीपना नहीं था। और ये बहसीपना हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, बहुत अच्छे से डाला जा रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, 4 बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करके, अपने परिवार की ज़िंदगी ख़राब करके, अपनी ज़िंदगी ख़राब करके। और उस सीमा हैदर को जब हिंदुस्तान लाया जाता है
तो बाकायदा उसको प्यार की जीत माना जाता है। नतीजा ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान की 2 लड़कियां चली गई। किसी में हो हिम्मत तो उसको भी प्यार की जीत कहे, लेकिन उसको नहीं कहेंगे और कहीं ना कहीं से ही दोगलापन कहा जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे